आज के समय में अधिकांश लोग दवाइयों के झंझट से बचने के लिए फिजियोथेरेपी की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि यह न केवल कम खर्चीला होता है बल्कि इसके दुष्प्रभाव की आशंका न के बराबर होती है। मानसिक तनाव, घुटने, पीठ या कमर में दर्द जैसे कई रोगों से बचने या निपटने के लिए बिना दवा खाए या बिना चीरा लगवाए फिजियोथेरेपी एक असरदार तरीका है। फिजियोथेरेपी क्या है और यह किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में बता रहे हैं जयपुर फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल के संचालक और प्रसिद्ध फिजियोथेरेपिस्ट अमित पाराशर। देखिए, अक्सर जो बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं आजकल, वो स्लिप डिस्क के पेशेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, कमर के दर्द से पीड़ित होते हैं। शुरुआत में जब उनको कमर का दर्द होता है तो उसको वो इग्नोर करते हैं, कुछ लोकल एप्लीकेशन लगा लिया, कुछ मूव लगा लिया या कुछ पेन किलर खा लिया। धीरे धीरे वो ग्रेजुअली पेन उनका इंटरनली बढ़ता रहता है, सुपरफिशियली उसको आराम आ जाता है, ऊपरी रूप से आराम आ जाता है, लेकिन अंदरूनी वो दर्द बढ़ता रहता है और वो आगे जाके स्लिप डिस्क में चेंज हो जाता है। वो पेन नीचे पैरों में उतरने लग जाता है। इसका सबसे ज़्यादा मेजर जो कारण है वो है अत्यधिक समय तक खड़ा रहना, काफ़ी समय के लिए एक साथ सिटिंग करना, बैठे रहना, बहुत ज़्यादा वजन होना, बैड पोस्चर की वजह से। क्योंकि आजकल युवा जनरेशन जो है उनका वेट पे कंट्रोल नहीं है, उनका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, खान पान ठीक नहीं है, फास्ट फूड, जंक फूड का खाने की वजह से, और सारे काम फैसिलिटीज़ वाले हो गए हैं कि झुकने वाला कुछ काम घर में होता ही नहीं, स्टैंडिंग में काम करना है सारा। धीरे धीरे बैक पेन आगे जाके स्लिप डिस्क में चेंज हो जाता है। इसका फिजियोथेरेपी चिकित्सा में क्या उपचार है? इसके पहचानने के लिए अगर शुरुआत में कमर का दर्द होता है तो उसको उस समय पे ही रेगुलर एक्सरसाइज से, व्यायाम के थ्रू उसको ठीक किया जाए, उस समय से ही कमर का ख्याल रखा जाए, जिससे कि वो सियाटिका में या स्लिप डिस्क में कन्वर्ट ना हो, चेंज ना हो। क्योंकि उस समय उस पेन को हमने पेन किलर खाकर या कुछ लोकल मूव आयोडेक्स लगाकर इग्नोर किया तो उस समय कुछ समय के लिए आराम आ जाएगा, लेकिन वो अंदरूनी दर्द बढ़ता रहेगा और वो धीरे धीरे नीचे पैरों में जाके आने लग जाएगा और वो स्लिप डिस्क में चेंज हो जाएगा। तो उसके समाधान के लिए हम आगे की तरफ बहुत ज़्यादा समय के लिए झुकने वाला काम ना करें, काफ़ी देर तक स्टैंडिंग ना करें, नीचे बैठने वाला काम काफ़ी देर के लिए ना करें। अगर हमको पेन है तो नहीं करना है, अगर हमको पेन फील नहीं हो रहा है तो हम बैठ सकते हैं। अगर हमको पेनफुल हो रहा है नीचे बैठने में तो हम उसको अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा समय के लिए हमको कोई ट्रैवलिंग नहीं करना है, एक सेम पोजीशन में सिटिंग करते हुए, मुलायम गद्दा, डल्ला वाला गद्दा यूज नहीं करना है, बिना सहारे काफ़ी समय के लिए नहीं बैठना है। इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। घुटने की दर्द की जो परेशानी होती है वो परेशानी ऑस्टियोआर्थराइटिस की है। ऑस्टियोआर्थराइटिस यंग जनरेशन के अंदर भी केसेस काफ़ी देखने के लिए मिल रहे हैं। बहुत समय पहले तक ये था कि 40 साल के बाद में ये बीमारी स्टार्ट होती है, लेकिन आज के समय में 27-28 ईयर्स के पेशेंट भी हमारे पास आर्थराइटिस के आ रहे हैं। उसमें घुटने का घिसना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे घुटना घिसते हुए हड्डी आपस में एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाने लग जाती है, जो कि स्थिति काफ़ी लेट आती है, 40-50 वर्ष की उम्र में आती है, और उस समय पे उसका नी रिप्लेसमेंट करके समाधान निकाला जाता है। लेकिन अगर हम प्रारंभिक अवस्था में ही इस पर ध्यान दें, हम नियमित रूप से व्यायाम करें, वॉकिंग रेगुलर करें, खान पान पे ध्यान दें, प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट लें, घुटने के फायदे की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें खाएँ, वजन अपना कंट्रोल रखें, तो ये परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिजियोथेरेपी में शरीर के अंगों के टेढ़े हो जाने पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? देखिए, इसमें स्टेज होती हैं। अगर एक्यूट स्टेज में है, शुरुआती कंडीशन में है, तो उसको अपन बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं, मतलब 15-20 दिन में या महीने भर में उस पेन में काफ़ी आराम कर सकते हैं। क्रोनिक कंडीशन पुरानी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, उस स्थिति में टाइम लगता है, 2-4-6 महीने का समय लगता है, और उसमें एक्सरसाइज रेगुलर करते रहना होता है। ऐसे में खान पान का क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि वेट कंट्रोल करना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। आदमी का वेट उसकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और इसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, BMI। एक जनरल लेमैन की लैंग्वेज में आपका 1 इंच पे 1 किलो वजन होना चाहिए। अगर आदमी की का जो वेट है, मापदंड है 5 फीट है, तो उसको 60 kg तक वेट उसका सफिशिएंट है, 1 इंच 1 kg बॉडी वेट। तो आजकल सभी लोगों का BMI 30, 31, 32 BMI होता है, और अगर हम चेक करते हैं तो नॉर्मल BMI 22-23 तक होना चाहिए। हेल्दी BMI, बॉडी मास इंडेक्स, जो एक टेस्ट होता है जो हाइट के अकॉर्डिंग वेट बताता है, वो 20-22 के आसपास होना चाहिए। वेट को कंट्रोल करने के लिए ब्रेकफास्ट अपना सबसे अच्छा रखना है, लंच लाइट होना चाहिए, और डिनर सबसे ज़्यादा लाइट होना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ सिस्टम सभी लोगों में उल्टा है, ब्रेकफास्ट हम सबसे ज़्यादा लाइट लेते हैं, लंच ठीक ठाक, डिनर एकदम हेल्दी, और डिनर लेकर सो जाते हैं। दूसरी चीज़, हमारे खाने के अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी हमारी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। 1 ग्राम 1 kg बॉडी वेट। अगर किसी पर्सन का वेट 70 kg है तो उनका 70 ग्राम प्रोटीन का इंटेक डेली होना चाहिए, जबकि डेली उनका 7 ग्राम भी प्रोटीन का इंटेक नहीं हो रहा है।
मतलब वेट के अकॉर्डिंग आपका प्रोटीन का इंटेक होना चाहिए। अगर वो प्रोटीन का इंटेक नहीं हो रहा है तो आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट इकट्ठा हो रहा है जो कि वजन बढ़ाता है। तो उसके लिए अनहेल्दी फूड को अवॉइड करना है, बाहर का खाना, जंक फूड है, फास्ट फूड है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। सुबह सुबह के नाश्ते में आप हेल्दी प्रोटीन डाइट के लिए, वेजिटेरियन लोगों के लिए आप स्प्राउट ले सकते हैं, चना, मूंग, मोठ, इन सब चीज़ों को रात को भिगोकर सुबह इनको नाश्ते में ले सकते हैं। लंच के अंदर आप सैलेड खाइए, खाना खाने से पहले 2 या 3 चपाती, 4 चपाती जो भी आप खाते हैं उससे पहले आप 2-3 खीरे खाइए, टमाटर खाइए। ब्रेकफास्ट के अंदर भी आपका ये चीज़ें ऐड कर सकते हो, लेकिन लंच से पहले ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं, सैलेड। और डिनर आपका पूरे दिन का सबसे लाइट मील होना चाहिए। प्रोटीन में शाम को पनीर ले सकते हो, आप दाल ले सकते हो दिन के खाने में। इस तरह प्रोटीन का इंटेक आपके होल डे की मील के अंदर अच्छा होना चाहिए। बच्चों की विकलांगता व शरीर की जो विकृति है कितने समय में ठीक हो जाती है? देखिए, इसको सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। ये एक बच्चों का विकास ना होना बीमारी होती है, सेरेब्रल पाल्सी। इसके अंदर बच्चा जब पैदा होता है तब से ही उसको परेशानी स्टार्ट हो जाती है। बच्चे का नॉर्मल 4 महीने में गर्दन संभालने का मूवमेंट आता है, 6 महीने में बच्चा सिटिंग करने लगता है, 7-8 महीने में बच्चा घुटने चलने लगता है, और साल भर में बच्चा नॉर्मल चलने लग जाता है। 1 साल 1 महीने में, 1 साल 2 महीने में कुछ बच्चे लेट होते हैं तो चलने लग जाते हैं। जबकि इस बीमारी में बच्चा नॉर्मल टाइम पे नेक होल्डिंग भी नहीं करता, गर्दन भी नहीं संभालता। गर्दन संभालने में बच्चे को साल भर लग जाता है, 2 साल लग जाते हैं। बच्चा जो बैठना 6 महीने में चाहिए वो बैठना भी उसको समय पे स्टार्ट नहीं होता। जिस बच्चे का खड़ा होना टाइम पे चाहिए वो खड़ा भी नहीं होता। तो ये बीमारी उस कंडीशन में ज़्यादा होती है जब बच्चा प्री मैच्योर हो गया। जो 9 महीने में बच्चे का जन्म होना चाहिए वो बच्चे का जन्म 7 महीने में ही हो गया, प्री मैच्योर बच्चा हो गया। या फिर ऑपरेशन के समय, डिलीवरी के समय बच्चे को सर्जरी की ज़रूरत थी लेकिन उसको नॉर्मल डिलीवरी कराने का प्रयास किया गया, उसमें बच्चे का ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंचा। इसको बोलते हैं हाइपोक्सिक इंसल्ट। ब्रेन में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से, कमी की वजह से बच्चे का विकास स्लो हो जाता है। और ये बच्चे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जिनको हम फिजियोथेरेपी की सहायता से बच्चे का नॉर्मल मूवमेंट करते हैं। बच्चा खड़ा होना, चल फिर पाना, बच्चे का बैठना, बच्चे के सारे मूवमेंट्स करना नॉर्मल हो पाता है। और बच्चे का बोलना भी इस समय पे स्टार्ट हो जाता है। जबकि बच्चा अगर इस कंडीशन में नहीं होता तो बच्चे का बोलना भी काफ़ी लेट होता है या फिर नहीं होता है। तो डॉक्टर साहब, कितना टाइम लगता होगा इसमें फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट? इसमें डिपेंड करता है बच्चे की परेशानी कितनी है। कई बच्चों को 1 साल में ही काफ़ी आराम आ जाता है, कई बच्चों को 6 महीने में काफ़ी आराम आ जाता है, कई बच्चों को ठीक होने में 5-5 साल लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है बच्चे का ब्रेन कितना इन्वॉल्व है, कितना उसका न्यूरोलॉजिकली डैमेज है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ डिपेंड करती हैं। आज हमने आपको इस वीडियो में एक बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण जानकारी बताई है। यह जानकारी आप सभी के लिए फायदेमंद है। यदि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।